औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सेकंड ईयर की हमारी क्लास है फिजिक्स की, चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि जानते हैं कि इसका नाम है। और लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मेरे बेटा आपने कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स किए थे और हमारा चैप्टर वहाँ पे ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया था। अब जनाब आज हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 12 के हवाले से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अब अगली क्लासों में कि हर चैप्टर को लेकर उस चैप्टर के जो ब्रीफ जो समरी है वो बता दें कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन। एक एक लाइन के अंदर बहुत सारे टॉपिक है जो बहुत डिटेल से पढ़े हैं, उस पर सिर्फ एक या दो लाइन काम की होती है। तो वो हम तमाम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करके ब्रीफली आपको हर चैप्टर के बारे में समरी बता देंगे और किसमें से क्या चीज़ याद करनी है, फिर ये भी हम आपको मेंशन कर देंगे। तो आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात ज़्यादा इतने डिफ़िकल्ट मामलात जनाब जो है वो नहीं है। ओके जी, हर चैप्टर की जैसे कि बताया आपको मैंने कि एक समरी होती है। पढ़ाया चैप्टर के अंदर बहुत कुछ जाता है, हर चीज़ याद करने की नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो कि फिर हमारे पास अगले टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी होती है। तो चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। पहला हिस्सा है, 2 या 3 क्लासों में इसके एमसीक्यूज़ होंगे। चैप्टर क्योंकि बड़ा है, काफ़ी है। इससे पहले कि हम चैप्टर को डिस्कस करें, इस चैप्टर में जो बातें हमने पढ़ी हैं, इसको जल्दी-जल्दी समराइज़ करके शॉर्टकट में आपको बता दें कि क्या-क्या बातें हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं और कौन-कौन सी बातें हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। हर बात याद करने की नहीं है, हर बात याद करने की नहीं है। मैं आपको ब्रीफ कर दूँगा चैप्टर को और बहुत बासानी चैप्टर आपको हँसते-खेलते याद हो जाएगा। जो मेन मसले प्रॉब्लम है मेरे बेटा वो एमसीक्यूज़ के न्यूमेरिकल के अंदर है। और न्यूमेरिकल भी अगर आप देखो मेरे बेटा तो गिनती के 4-5 न्यूमेरिकल है, वही घूम-घूम के हर साल आ रहे होते हैं। बहुत से बहुत 6-8 न्यूमेरिकल होंगे जो घूम-घूम के आते हैं। पॉइंट ज़रा समझ लिए, एक आध बातें शायद आपको नई भी सुनने को मिले। अ चार्ज पार्टिकल इज वन व्हिच कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज पार्टिकल। बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। अ चार्ज पार्टिकल कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये भी कोई ऐसी खास बात नहीं है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज के हवाले से बन सकता है मेरे बेटा कि जो चार्ज की यूनिट जो हमारे पास होती है वो कूलम होती है। ये ऐसे पूछ लेंगे जी कूलम किसकी यूनिट होती है, इस तरह ही पूछते हैं। एक नई चीज आपके सामने आई है बेटा, यहाँ पर जरा देख लीजिएगा, और वो नई चीज आपके सामने आई है कि डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होते हैं। जरा समझ ले बेटा गौर से कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होती है, जैसा कि आप जानते हैं देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं। और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं भाई? मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। किसी भी क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका नाम होता है क्या? डायमेंशन नाम होता है। ए स्टैंड फॉर एम्पेयर और टी स्टैंड फॉर टाइम। ए टेम्परेचर के लिए स्टैंड, ए एम्पेयर के लिए स्टैंड करता है, टी टाइम के लिए स्टैंड करता है। तो चार्ज की डायमेंशन ए इंटू टी होती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, याद रखिएगा। किसी पार्टिकल पे चार्ज मालूम करने का फार्मूला क्यू इक्वल टू एन इंटू ई होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछते हैं आपसे है। एक कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद होती है, कैसे निकालते हैं? 1 को डिवाइड कर देते हैं 1.6 10 की पावर -19 से। ये फिगर आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज के लिए ये फिगर इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के लिए फिगर इंपॉर्टेंट है कि एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 6.25 10 की पावर 18 जनाब तादाद जो है वो होती है। आगे चलते हैं मेरे बेटा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा मेरे बेटा, गौर से देखिए। इसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ हमें क्या करता है मेरे बेटा? बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, के इक्वल टू क्यू क्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। के की वैल्यू याद होनी चाहिए, के की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एमसीक्यूज के अंदर के की वैल्यू पूछ सकते हैं, के की यूनिट पूछ सकते हैं। सुन ले बेटा गौर से, के की यूनिट पूछ सकते हैं, के की वैल्यू पूछ सकते हैं, फार्मूला पूछ सकते हैं, डायलैक्ट्रिक की मौजूदगी में समझ सकते हैं। यहां से जो चीज समझने की है बेटा, देख लो कि जो चीजें न्यूमरेटर में होती हैं उनके बढ़ने से वैल्यूज बढ़ जाती हैं, जो डिनोमिनेटर में होती है उनसे वैल्यू कम हो जाती है। पहली बात कि फोर्स डिपेंड करती है चार्जेस पर। फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर?
परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, और उसके साथ यहाँ पाई भी आएगा, शायद पाई मिस हो गया ना, आर के इनवर्सली है। ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी, नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स कम होगी। ये चीजें आपको फैक्टर आपके जहन में होने चाहिए। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 10⁻12 होती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए मेरे बेटा एमसीक्यूज के हवाले से कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। डायलैक्टिक मीडियम की मौजूदगी में फोर्स ये हो जाती है डायलैक्टिक, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, इसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। परमिटिविटी अगर नीचे आ रही है तो वैल्यू कम होती है। एप्सिलॉन आर जिन फार्मूलों में नीचे होगा वो उसको डिक्रीज कर देगा, ख्याल रखिएगा, एमसीक्यूज के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से जरा देख ले नोट कि फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये पॉइंट्स है जो आपके इल्म में होने चाहिए। अगर डिस्टेंस को, अगर चार्ज को कम कर देंगे, मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, अगर और डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो आपके पास फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। ये बेसिक पॉइंट्स है, इसमें याद कुछ नहीं करना है, कंक्लूजन आपके जहन में खाली होने चाहिए, कंक्लूजन आपके जहन में होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था मेरे बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के हवाले से हमने क्या पढ़ा था मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इतनी अहम बात नहीं है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, फार्मूला को याद होना चाहिए। फोर्स पर यूनिट चार्ज को डैश कहते हैं। फार्मूला आपको पता है, ई बराबर होता है F/Q के। बहुत दफा पूछा गया है एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज की शक्ल में कि इसकी यूनिट क्या होती है। बाद दफा ये भी पूछा है, यूनिट दे देते हैं, क्वांटिटी का नाम पूछते हैं कि न्यूटन पर कूलम किस, न्यूटन पर कूलम इज यूनिट ऑफ डैश, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका भी ख्याल रखिएगा। ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये गलती से एफ लिखा गया है, ये ई है। और मेरे बेटा अगर डायलैक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन आर नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, डायलैक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सिर्फ फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। एज सच इसमें से मैंने बहुत सारी बातें पढ़ाई थी, सारे फार्मूले ड्राइव भी कराए थे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने मेरे बेटा जरा तवज्जो दे के गौर से देख ले, फिर हमने मेरे बेटा हमने क्या किया था, फिर हमने मेरे बेटा जरा गौर से देख ले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है दो, एक एमसीक्यूज यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, अगर एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर कहते हैं इसको, तो ये आपके पास जो है वो मिनिमम हो जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए फ्लक्स थ्रू स्फीयर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायलैक्ट्रिक की मौजूदगी में, अगर डायलैक्ट्रिक मीडियम ना हो, अगर डायलैक्ट्रिक मीडियम हमारे पास जनाब नहीं होगा तो डायलैक्ट्रिक मीडियम की गैर मौजूदगी में फार्मूला क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। डायलैक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। छोटे छोटे फार्मूले हैं, गिवन होंगे, आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। फिर गॉसेस लॉ हमने पढ़ा था। गॉसेस लॉ के अंदर भी सिर्फ, और यहाँ पे पहला टॉपिक है मेरे बेटा जो आपको प्रॉपर याद करना है, बहुत डिटेल के साथ, तफसील के साथ, वो कौन सा मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसकी डेरिवेशन थी, करवाई थी मेरे बेटा, ये लॉन्ग के अंदर आएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे फार्मूले पता होने चाहिए, कोई डिटेल में तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने का नहीं है। गॉसेस लॉ कहता है कि फ्लक्स 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज का फार्मूला क्या होता है, शीट ऑफ चार्ज होगी तो फार्मूला 2 होगा, बिटवीन टू चार्जेस होगा तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी होगा। आर कब आ जाता है मेरे बेटे, जब आपके पास, आर उस वक्त आता है जब आपके पास डायलैक्ट्रिक मीडियम भी मौजूद हो। अगर डायलैक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा तो फिर एप्सिलॉन आर नहीं होता। फिर एक और चीज आपको लिखवाई थी, ये भी एमसीक्यूज के लिए, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हमारे पास एक स्फीयर मौजूद है और स्फीयर की सरफेस पर चार्ज मौजूद है,
अगर हमारे पास एक स्फीयर बना हुआ है, स्फीयर की सरफेस पे अगर हमारे पास चार्जेस मौजूद है, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, सरफेस पे क्या होगी, अंदर क्या होगी। इसमें से भी एक इंपॉर्टेंट है, वो है आखिरी वाला। कौन सा? कि स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही पूछते, बाकी तो नहीं पूछते। ये हमने चंद बातें गॉस लॉ के हवाले से कर ली हैं। एक टॉपिक इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रहता है और किसका रहता है, कैपेसिटर का रहता है। आज जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो चूंकि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है, तो मैंने इन्हीं की डिस्क्रिप्शन दी है। बाकी की डिस्क्रिप्शन जब नेक्स्ट क्लास लूंगा और बाकी की एमसीक्यूज कराऊंगा तो फिर उनकी डिस्क्रिप्शन भी आपको दे देंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट बाय द एमसीक्यूज। एमसीक्यू से जनाब शुरू करते हैं। अब एक आपसे रिक्वेस्ट बड़ी ये है मेरे बेटा कि मैं चैट बॉक्स आपका खोल रहा हूँ, ठीक है जनाब। अब चैट बॉक्स खोलने में कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए भाई। उल्टा सीधा मैसेज करोगे मैं सीधा सीधा क्लास से बाहर, उल्टा सीधा मैसेज करो सीधा क्लास से बाहर। अब सवाल होगा ये मेरे बेटा, ये जरा समझिए कि एमसीक्यूज करना मसला नहीं है। अब आप ये सोचो ना, आप उस सिनारियो को देखो मेरे बेटा कि 40 मिनट 45 एमसीक्यूज और आपको करना है, और कितने टेंशन में परेशानी में आप होंगे। टाइम भी मैनेज करना है, निशान भी लगाना है, गलत भी ना हो जाए, आ भी नहीं रहा है, तो वो उस कंडीशन को मैनेज करना वो ज्यादा मुश्किल है। और निशान लगाना तो इतना मुश्किल काम नहीं होता है। अभी तो आप बैठेंगे, घर पे बैठेंगे, एमसीक्यूज है, चलते फिरते हंसते खेलते लगा देंगे। मगर सर्कमस्टांसेस के अंदर बैठकर सवाल को सॉल्व करना, दिस इज रियली टफ वन। और चूंकि आपने पहले भी एग्जाम नहीं दिया है तो आपके लिए और ज्यादा मसले वाली बात है। चैट बॉक्स बेटा मैंने खोली है, आपके सामने एमसीक्यूज आएगा, उसकी 4 ऑप्शन आएंगे, जो डिस्क्रिप्शन दी इन्हीं के मुताबिक होगा। आपने आंसर देना है सिर्फ मेरे को, टू होस्ट आंसर भेजिएगा, दरम्यान में भेजेंगे, सब देख लेंगे। तमाम लोग अपने अपने तौर पे आंसर भेजने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा। हो सके तो एक पेपर कॉपी लेके बैठ जाए, उस पर आंसर भी लिखते रहेंगे, इसका आंसर ए, इसका बी, इसका सी है। और उसके बाद जनाब जो है वो आप देख लेंगे कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, कितने आंसर आपके गलत हो रहे हैं। आंसर आप भेजिए, 1-1 मिनट देंगे, आप सवाल पूछेंगे, आंसर देते रहोगे। जरा आप इस माहौल से गुजरोगे कि कैसे 1-1 मिनट के अंदर आंसर देना है और कैसे टाइम को मैनेज करना है, वो जरा आपके लिए हालात जरा सा बेहतर हो जाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है मेरे बेटा मौजूद, और सवाल ये है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश। जो फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है और आपने इसका जो आंसर है वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर देना है, 1 मिनट के अंदर है। बताना नहीं है, चैट बॉक्स खोलेंगे, चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे भेज देंगे और आंसर लिख देंगे ABC। टू होस्ट भेजिएगा, एवरीवन नहीं भेजिएगा। जब आप चैट बॉक्स खोलते हैं ना बेटा, तो उसके राइट में एक डॉट बना होता है, उस पर लिखा होता है किसको भेजना है। अगर आप वैसे भेज देंगे मेरे बेटा तो फिर सबको ही पता चलेगा। टू होस्ट प्राइवेट मैसेज होता है, डायरेक्ट मैसेज, उस पर भेजिएगा मुझे। तो द आंसर तकरीबन जितने भी लोगों का आंसर आया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट जनाब। असल चीज समझने की ये ना कि आपको जल्दी जल्दी आंसर देना कैसे है, और हम कोशिश भी करेंगे कि फिर आपको आंसर भी जनाब बता देंगे। तो जनाब तमाम लोगों ने आंसर दिया है और तकरीबन तमाम ही लोगों के आंसर जनाब दुरुस्त है। और द राइट आंसर इज द राइट आंसर इज तो द राइट आंसर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के करना है। ओके जनाब, नाउ कम द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है द फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है। राइट जी मेरे बेटा, एक कॉपी पेंसिल लेके बैठो, ABC लिखते रहो और आंसर लिखते रहो, आखिर में देखोगे तुम्हारे कितने सही हुए, ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा। एक सबको मौका दे रहे हैं, सबको मौका। देखो बात ये गलत सही फिक्र नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप इस चीज से सीखोगे, आप इसे सीखोगे, और किस तरीके, देखो मसला आंसर लगाना नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सारा ये होता है मेरे बेटा कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के उस सिनारियो के अंदर कैसे जवाब देना है, दिस इज टफ वन। इस तरीके से आपको पेपर टेस्ट देते रहेंगे, आप जवाब देते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो मैनेज करने का भी आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ देम ने जनाब जो आंसर दिया है, फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब होगा F/Q। फोर्स पर यूनिट चार्ज के मतलब क्या हो जाएगा मेरे बेटा, F/Q। और F/Q के मतलब होता है क्या चंदा? द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रॉपर्टी का नाम है, किसी क्वांटिटी का नाम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फार्मूला होता नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला V = E × D होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला E.Δ होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E बराबर होता है F/Q के। गलत सही की फिक्र ना करो मेरे बेटा, या आहिस्ते आहिस्ते सीखोगे, जवाब देते रहो। जवाब ये नहीं कि आप गलत हो गया तो अगले जवाब नहीं दे रहे,
आप कोशिश ये करें कि आप जवाब देते रहें, आप कोशिश ये करें कि आप जवाब देते रहें। गलत तो गलत मत मारिए, क्लास हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज दैट, कोई बात नहीं, गलत सही फिक्र ना करें बेटा, जवाब देते रहें और आप कोशिश ये करें कि बाद में उसको लिखते रहिएगा। तो द राइट आंसर विल बी द, जो राइट हमारा आंसर था वो आंसर हमारा था डी, electric intensity is the right answer. The right answer. The third one is that the force between two similar unit charges placed 1 meter apart in air in न्यूटन इज डैश। न्यूटन में अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, हर चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का है। हर चार्ज पार्टिकल कितने का है मेरे बेटा? हर चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का हर चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और उनके दरमियान जो फासला है वो फासला भी 1 मीटर का है। तो बताना यह है कि इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स किसके बराबर होगी? ए बी सी डी इज द ऑप्शन। ए बी सी डी इज द ऑप्शन। जी मेरे बेटा, देते रहे आंसर, कोई इशू नहीं है। फार्मूला जो हमारे पास होता है जरा देख ले मेरे बेटा, जो फार्मूला हमारे पास होता है F बराबर होता है किसके? F बराबर होता है K होता है, और उसके बाद क्या होता है मेरे बेटा? Q1 होता है, K होता है, K के बाद हमारे पास क्या होता है मेरे बेटा? Q1 होता है, उसके बाद क्या होता है चंदा? उसके बाद हमारे पास Q2 होता है, अपॉन हमारे पास क्या होता है चंदा? अपॉन हमारे पास जो है वो क्या होता है? आर का स्क्वायर होता है। अपॉन हमारे पास क्या होता है? आर। एक मिनट मुझे आप देंगे जरा सा। अपॉन आर का स्क्वायर होता है। अब के भी हमारे पास कितना है मेरे बेटा? अब जो के हमारे पास है मेरे बेटा, उस के की जो वैल्यू हमारे पास, जो Q1 भी 1 है, Q2 भी 1 है, Q1 भी 1 है, Q2 भी हमारे पास 1 है मेरे बेटा, और जो के हमारे पास है, जब सब 1 होंगे तो एफ के बराबर हो जाएगा। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास जनाब फार्मूला होता है। जब सब 1 के बराबर हो जाएंगे, जब सब मेरे बेटा 1 के बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? एफ बराबर हो जाएगा के। एफ जो हमारे पास होगा वो के बराबर जनाब हो जाएगा। देखते जरा सा, एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा सा, तजुर्बा करके देखते बेटा। चलो, फार्मूला हमारे पास होता है मेरे बेटा, तवज्जो कहाँ चला गया भाई? तो काबू में नहीं आ रहा। एफ बराबर होता है, क्या है यार, एक मिनट जाना बेटा, ये असल में एक पेन लिया है मैंने, तो यहाँ लिखिएगा। चलो, एफ का फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है? के होता है, Q1 होता है, Q2 होता है, अपॉन आर स्क्वायर होता है। ऐसा से सीखूंगा बेटा, पहले मैं सवाल कर रहा हूँ पहले। तो मेरे बेटा के तो के है, जो Q1 है उसकी वैल्यू भी 1 है, जो Q2 है उसकी वैल्यू भी 1 है, और नीचे मेरे बेटा क्या है? 1 का स्क्वायर है। जब सब 1 हो जाएंगे तो आखिर में बचेगा के, और जो के की वैल्यू हमारे पास होती है, वो के की वैल्यू कितनी होती है मेरे बेटा? के की वैल्यू हमारे पास होती है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। लिहाजा मेरे बेटा यहाँ पर जो राइट आंसर हमारे पास आएगा, द राइट आंसर विल बी, द राइट आंसर विल बी 9 इंटू 10 की पावर 9 हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर आंसर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी था, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर था वो स्क्वायर रूट डिस्टेंस देम था। थोड़ा सा फेवर दीजिएगा, इसलिए जो पेन मैंने लगाया है जगह भी सही है नहीं, सही लिख नहीं रहा भाई। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। एक और देखते हैं मेरे बेटा, और इसमें हम क्या कह रहे हैं? ये HE नहीं है, डी लिखा हुआ है, ये जरा सा लिखने में ऐसा हो जाता है बाद दफा। द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स विल बी डैश। कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड डैश होता है। तवज्जो देके देख ले मेरे बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स विल बी, कब होगा? कौन सी बात दुरुस्त है? मैक्सिमम इन फ्री स्पेस, मैक्सिमम इन अदर मीडियम, सेम इन फ्री स्पेस एंड अदर मीडियम, और नॉन ऑफ दीज इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है, चौथा हमारा सवाल है, जरा जवाब दीजिएगा मेरे बेटा। कब मैक्स फोर्स की वैल्यू कब सबसे ज्यादा होगी, कब मैक्सिमम होगी? तो फोर्स की वैल्यू जो मेरे बेटा मैक्सिमम होती है चंदा, वो कब होती है? डायलैक्ट्रिक मीडियम आता है तो अपॉन में होता है। डायलैक्ट्रिक मीडियम होता है तो कहाँ आता है मेरे बेटा? एप्सिलॉन आर नीचे आ जाता है। डायलैक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी फोर्स को कम कर देती है। क्या करती है? फोर्स को कम कर देती है, और फोर्स उस वक्त सबसे ज्यादा होती है मेरे बेटा, जब क्या होता है, कब क्या होता है? जब हमारे पास जो मीडियम होता है वो
फ्री स्पेस होता है, कुछ भी अगर नहीं होगा मेरे बेटा, तो ऐसी सूरत में हमारे पास फोर्स विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स हमारे पास होगी। नाउ वी कम टू द फिफ्थ वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एफ एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड। क्या किया हमने, चार्जेस को दरमियान फासले को डबल कर दिया है। द न्यू फोर्स विल बी डैश, जो नई फोर्स हमारे पास है वो क्या होगी, जो फोर्स हमारे पास होगी उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपने बतानी है मेरे बेटा। जनाब ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास जनाब इसका ऑप्शन है जी। बाकी लोग भी जवाब दे भाई, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ध्यान से इसको। फार्मूला होता है मेरे बेटा, अब देखो ऐसा था, मेरा हाथ भी सेट हो रहा है माशाल्लाह, एफ इजिकल टू के क्यूबल क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास होता है फार्मूला, ठीक है ना मेरे बेटा, ये फार्मूला होता है। अब क्या किया मेरे बेटा हमने, जरा गौर से तवज्जो देके देखिएगा। अब हमने क्या किया है मेरे बेटा, जगह ये खाली है ये लिख देते हैं। अब हमारे पास के तो के है, ठीक है मेरे बेटा, Q1 है और यहाँ पे क्या है Q2 है, और नीचे अब हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट लगाता हूँ, 2 लिखता हूँ, R लिखता हूँ, 2R का स्क्वायर है। जब मेरे बेटा इसको मैं 2R का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा शहजादे शाबाश, के रहेगा, Q1 रहेगा, और क्या रहेगा Q2 रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे बेटा, नीचे हमारे पास ये आ जाएगा 4R का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, 4R का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 4R स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। और अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, जो ये वाला सारा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा पोर्शन एफ के बराबर है। किसके बराबर सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन एफ के बराबर है। जब मेरे बेटा इसको एफ के बराबर में लिखूंगा, जब मेरे बेटा चंदा इसको एफ के बराबर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा माउस गायब हो गया। जब इसको एफ के बराबर मेरे बेटा लिखा जाएगा तो जरा देख लेते हैं मेरे बेटा, तो क्या बन जाएगा आंसर, इसकी अब एफ आ जाएगा तो एफ अपॉन 4 हमारे पास बन जाएगा। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी, क्या आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, 1/4f, 1/4f हमारे पास जनाब दुरुस्त आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एफ के बराबर हो जाएगा, f/4 हो जाएगा। सुन रहे हैं भाई, थोड़ा सा मैं जरा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे बहुत सारी जमा हुई है मेरे पास, दो दो मॉनिटर लगे हुए हैं, और जनाब जो है वो अब माउस खो गया, माउस नहीं मिल रहा भाई। जस्ट वेट बेटा, बेटा मिल गया भाई। तो f/4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा, राइट आंसर विल बी द फोर्थ वन इज द राइट आंसर। चौथा हमारा जो है राइट आंसर हमारा होगा, और ये आंसर हमारा जाएगा डी, 1/4 हो जाएगा। ये हमारा जनाब हो गया है, तवज्जो देके देख लीजिएगा। ऐसा ऐसा देखो मेरा हाथ सेट हो रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर और बेहतर हो जाएगा, ठीक है भाई। ना विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा, और उसके बाद हम नेक्स्ट जनाब सवाल पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जनाब 6 है, जरा देखिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जनाब, न्यूटन लॉ इज क्लोजली रिजेंबल्स विद, तो ये मेरे ख्याल में से तो आंसर सबका दुरुस्त जाएगा माशाल्लाह से। आपको पता होना चाहिए, बताया भी था कि न्यूटन लॉ इज रिजेंबल विद द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एम आता है, इसमें Q1 Q2 आता है, बाकी तो सारा का सारा सवाल में आपका सेम ही होता है। द नेक्स्ट वन इज दैट if the medium between the charges is other than air or space, the electrostatic force not change, increases, decreases, or be zero। जी जनाब,
भाई जवाब दो यार, देखो गलत सही है, बाकी जितने बच्चे बैठे हैं सारे के सारे जो बच्चे हैं ना बेटा, सब कोशिश करो कि जवाब लिखो, ABC तो लिखना है यार, अब इसमें भी इतनी कंजूसी ना दिखाओ। गलत सही है जो भी आ रहा है दिमाग में लगा दो ना यार, ये तो ऐसा जाती का इस पर निशान लगा रहे बैठे आराम से उनके साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाती है विद द इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी कम हो जाती है। आगे चलते हैं बेटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करती? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस। जी जनाब। क्या है, सही से लिखो यार। जो फार्मूला हमारे पास होता है मेरे बेटा, अगर आप गौर से तवज्जो देके देखें तो फार्मूला जो हमारे पास होता है किसका मेरे बेटा, जो फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स का, फार्मूला हमारे पास होता है, कहाँ गया मासूक हो जाता है मेरा, फार्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है मेरे बेटा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अंदर आप देखते हैं मेरे बेटा, तो फार्मूले के अंदर मीडियम भी है, फार्मूले के अंदर चार्जेस भी है, और फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस भी है। क्या चीज नहीं है? कभी ये मेंशन नहीं किया कि प्लस का चार्ज है कि माइनस का चार्ज है, कभी ये बात मेंशन नहीं की कि प्लस का चार्ज है या माइनस का चार्ज है। तो नेचर वो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी मेरे बेटा, नेचर वो प्रॉपर्टी होती है जिसका ताल्लुक फोर्स से नहीं होता। बकिया तीनों चीजें तो फोर्स के अंदर शामिल है, बकिया जो तीनों चीजें हमारे पास है वो बकिया तीनों चीजें हमारे पास जो वो फोर्स के अंदर शामिल होती है, तो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर वुड बी डैश। ये वही सवाल है, अल्फाज जरा बदल के आया है। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, उनके दरमियान यूनिट पॉजिटिव चार्जेस है, यूनिट के मतलब क्या है मेरे बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्जेस होने का मतलब ये है, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह रहा हूं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होने का मेरे बेटा मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू 1 होगी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मतलब है कि वैल्यू उसकी 1 होगी, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कितना है मेरे बेटा, डिस्टेंस भी 1 मीटर, सब 1 हो गए। कितने का बेटा, 1 हो गए। अब यहाँ वैल्यू में नहीं दिया अब आपको, जब सवाल हमने सॉल्व किया था तो एट द एंड जो आंसर आया था वो क्या आंसर आया था, क्या आंसर आया था, क्या आंसर आया था बेटा, फार्मूला क्या बताया था बेटा आपको, हमने फार्मूला हमने आपको मेंशन किया था, फार्मूला आपको ये बताया था मेरे बेटा कि F बराबर होता है किसके, K होता है, Q1 होता है, Q2 होता है अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास जनाब जो है वो फार्मूला होता है। अब जब Q1 Q2 इन दोनों की जो वैल्यू है, K तो K रहेगा, बाकी ये भी 1 है, ये भी 1 है, अपॉन में भी 1 है, सब कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, K बचेगा, क्या बचेगा, K बचेगा। और K का नाम क्या है, K का नाम है कूलम कांस्टेंट। K का नाम क्या है मेरे बेटा, K का नाम जो है कूलम कांस्टेंट है। देयरफॉर द राइट आंसर इन दिस सिनेरियो, द राइट आंसर इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो में जो राइट आंसर हमारे पास है वो कूलम कांस्टेंट है। पहले जो सवाल था उसमें आंसर लिखा था हमने 9 × 10⁹, यहाँ आंसर क्या दे दिया आपको, बजाय वैल्यू देने के आपको कूलम कांस्टेंट का नाम दे दिया जनाब। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, और देखते हैं बेटा, बता दें इसको, एक मिनट रुकिए। नाउ देन, कूलम लॉ फॉर two equal charges Q when their distance R is represented by, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा फार्मूला दुरुस्त है, तो कूलम लॉ का फार्मूला है, ये तो कूलम लॉ का मेरे बेटा फार्मूला हमारे पास है। देखो सवाल कोई आसान कोई मुश्किल नहीं होता, बेसिक तो काम ये होता है कि आपने टाइम को मैनेज कैसे करना है और टाइम को आपने सॉर्ट आउट कैसे करना है, आपने सॉल्व कैसे करना है। जी मेरे बेटा, क्या आंसर आएगा, बस जल्दी जल्दी बताओ। जी जनाब, फार्मूला क्या होता है, के होता है, दो चार्ज होते हैं जी। तो मेरे बेटा द राइट आंसर इज
के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू मेरे बेटा Q है, दोनों की जो वैल्यू हमारे पास है वो दोनों की वैल्यू हमारे पास जनाब Q है। और जब दोनों की वैल्यू Q है मेरे बेटा, तो चंदा F बराबर किसके हो जाएगा? पहला भी Q है, दूसरा भी Q है, नीचे हमारे पास क्या है मेरे बेटा? R का स्क्वायर है। क्या है? R कितना है? 1 है बेसिकली। R हमारे पास क्या है? 1 का स्क्वायर है, तो R का स्क्वायर है, तो Q जब जब Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? K कांस्टेंट रहेगा, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। चले जनाब मिटा देते हैं इसको। ओके देन, नाउ विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। बहुत सारे सवाल फिक्र नहीं करें, प्रैक्टिस पे सारा खेल है, शुरू शुरू में करेंगे तो मामला तो आपके जरा आसान हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। द यूनिट ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? के की यूनिट क्या होती है? ये जरा इस तरह के सवाल जो है ना, बजाहिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको सामने सामने बड़ी आसान लग रही होती है, मगर जब वक्त पे जरूरत पड़ती है तो आपको याद ही नहीं आती है। ये भी था भाई, तो ये जरा समझ ले गौर से कि मेरे बेटा के कूलम्ब कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है? जी मेरे बेटा, कूलम्ब कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है जनाब? चलो 50-50 कर लेते हैं। बी और सी नहीं, बी और डी नहीं है, बी और डी नहीं है। चले अब बताएं, जिन लोगों ने बी और डी लिखा है, बी और डी नहीं है भाई, आगे बताओ। भाई सही बताना है, सही पे ध्यान लगाना है, गलत पे ध्यान लगा बेटा। ठीक है भाई, तो बेटा द राइट आंसर इन दिस केस, जो राइट आंसर हमारे पास है वो राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसके अंदर पहला वाला आंसर सही है, इसका ए सही आंसर है। ए इज द राइट आंसर, ए हमारा दुरुस्त आंसर है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। हाइड्रोजन एटम हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ईच ऑफ चार्ज क्यू, हर एक का चार्ज क्यू है। इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज आर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विल बी डैश। ये बेसिकली वही सवाल है जो दोबारा हमारे पास आया है। ये मेरे बेटा वही सवाल है जो दोबारा हमारे पास जनाब आया है। और आप देख लें कि चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है आपको। यहाँ देखो बेटा, सिंगल प्रोटॉन है, हर एक का चार्ज क्यू है। कितना हर एक का चार्ज? हर एक का जो चार्ज हमारे पास है क्यू, हमारे पास हर एक का जो है वो चार्ज है। अगर आप तवज्जो देखिए, अगर आप देख ले बेटा गौर से, जो फार्मूला हमारे पास होगा एफ इज इक्वल टू क्या था? के है, और उसके बाद क्या है? Q1 है, उसके बाद क्या है? Q2 है, और नीचे हमारे पास क्या है? आर का स्क्वायर है। तो अब क्या कह रहे हैं? तो के है, के तो के है, दोनों जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्यू है, और नीचे क्या है मेरे बेटा? आर का स्क्वायर है। द आंसर विल बी के हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या होगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर द राइट आंसर विल बी द सेकंड वन, द राइट आंसर। ये वाला आंसर आपका जो दुरुस्त है, ये वाला आंसर आपका सही है। नाउ देन मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हुए बेटा। डायलैक्ट्रिक ऑल्सो डैश द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डायलैक्ट्रिक क्या करता है? फोर्स को बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। जी जनाब, जवाब तो तुम लोग तो बिल्कुल सुस्त बैठे हुए यार, ऐसा ना करो जनाब। क्या करेगा डायलैक्ट्रिक? फोर्सेस को बढ़ा देगा, कम कर देगा, इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्या कर देगा जनाब? तो द आंसर इज, जो आपके पास ओके जी, राइट आंसर है, द राइट आंसर इज डिक्रीजेस। फोर्स को डिक्रीज कर देगा। ओके जनाब, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, ये सवाल जरा इंपॉर्टेंट है, मैं देखते हैं कौन कितने पानी में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्जेस?
दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास जनाब मौजूद हैं और हमने करना ये है, इन दो चार्ज पार्टिकल हैं, हर एक 3 माइक्रोकूलम का है, हर एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और उसके दरमियान जो फोर्स है वो 9 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन है। कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन जनाब फोर्स है। तो आपने बताना ये है मेरे बेटा कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, ये आपने फाइंड आउट करके मालूम करके बताना है जनाब। 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर। जी जनाब। फुरकान साहब, ये भाई एक ही आंसर देना है, दो दो तीन तीन आंसर दे रहे हो एक साथ, ऐसा जुल्म ना करें। इसको रफ में सॉल्व करेंगे, इसको रफ में मेरे बेटा सॉल्व करेंगे, देख लो कैसे सॉल्व करेंगे, तवज्जो देके देखते हैं। फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला हमारे पास है, एफ इज इक्वल टू क्या मेरे बेटा, के है, Q1 है, Q2 है, अपॉन कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा, आगे चलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, के हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एफ हमारे पास नीचे आ जाएगा, एफ हमारे पास नीचे जनाब आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, के की जगह पे 9 इंटू 10 की पावर 9 रखेंगे, Q1 हमारे पास कितना है, 3 है, दूसरा वाला भी 3 है। ठीक है मेरे बेटा, के की वैल्यू 10 इंटू की पावर 9 है। इस पूरे को जब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो द आंसर यू विल फाइंड एट द लास्ट, लास्ट जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से चेक कर लीजिएगा, ए आंसर आना चाहिए। सेंटीमीटर में जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा और मीटर में उसको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। टाइम हमारा अबाउट टू एंड है, ये आंसर होगा 3 सेंटीमीटर आंसर होगा। इसको रफ में आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आप मेरे बेटा सॉल्व करके जवाब दीजिएगा कि सॉल्व जब करेंगे आप तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, 3 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। रफ में सॉल्व कीजिएगा। तो भाई कभी कभार ऐसा भी होगा, ये घुप्लेबाजी वाला भी काम हो जाएगा, तो ये इसमें आप देख रहे होगे इसमें 2 मिनट लग गए, ये ख्याल रखिएगा। ये हमने 14 तक कर लिए मेरे बेटा। एक और सवाल देख लेते हैं, न्यूटन पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू डैश, न्यूटन पर कूलम डैश के बराबर होता है जनाब, कौन जवाब देगा भाई। जी, न्यूटन पर कूलम किसके बराबर होता है, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। क्या होती है, वोल्ट पर, डबल डबल मीटर हो गया, इसको डबल डबल मीटर कम कर देते हैं इसका, वोल्ट पर मीटर तो ये नहीं है, द आंसर इज वोल्ट पर मीटर होता है आंसर। क्या आंसर होता है बेटा, न्यूटन पर कूलम जो होता है वो वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। टाइम अबाउट टू एंड है, बिल्कुल टाइम खत्म हमारा हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो फिर इसको मजीद हम इसकी एक चीज़ सुन ले बेटा आप।